आदाब। स्ट्रीट लाइट में आपका खैर मकदम है। आज हम कश्मीर में हैं और वादी कश्मीर में सियासी हलचल कैसे हो रही है और क्या हो रहा है सियासत में, आज हम मिलने आए हैं रमीज़ मखदूमी जी से, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे कि नया जम्मू कश्मीर जो केंद्र सरकार कह रही है, नए जम्मू कश्मीर में क्या कश्मीर का नौजवान अपने आप को पाता है या कहीं कश्मीर का नौजवान खो गया है। तो रमीज़ मखदूमी जी, आपका स्वागत है स्ट्रीट लाइन में। जी बहुत शुक्रिया आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि 370 के बाद 2019 5 अगस्त के बाद क्या बदला है जम्मू कश्मीर? देखिए, जम्मू कश्मीर में 370 को जब हटाया गया तो हम भी अचानक उठे एक दिन और हमें पता चला कि यहाँ 370 नहीं रहेगा। 370 के बाद लद्दाख का एक बड़ा हिस्सा यहाँ से चला गया और जम्मू कश्मीर सोनमर्ग तक रह गया और वहाँ से सांबा तक रह गया और स्टेट को यूटी में कन्वर्ट किया गया। कश्मीर का कोई भी हो, जम्मू का कोई भी हो, डोडा का कोई भी हो, इंसान तो इंसान होता है। इंसान की ख्वाहिश होती है कि जिंदगी अच्छे से बीते। कुछ चीज़ें तो हो रही है यहाँ पे, जैसे गवर्नमेंट मुलाजिमों को अब कहा जा रहा है कि काम कीजिए, आप अगर तनख्वाह ले रहे हैं उसके बदले दफ्तरों में आइए, हाजिरी दीजिए। उसका हम बड़ा वेलकम करते हैं, क्योंकि हमने भी देखा काफ़ी समय तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आदत हुई थी यहाँ पे बड़ी मोटी सैलरी खाने का, काम नहीं करता था। वो चीज़ तो अच्छी हो रही है। अगर उस सिलसिले में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अब कहा जा रहा है कि आप दफ्तर का, चाहे वो मेरा ही भाई हो या मैं ही कल अगर गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करता हूँ, इस्लाम में भी ये है और हर किसी मजहब में ये है कि अगर आप किसी चीज़ का तनख्वाह लेते हो तो आपको तो काम करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ें हो रही है तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें अच्छी हो रही है। लेकिन जो लार्जर लेवल पे इंसानियत की सूरत हाल बदनी थी, जिसमें मार दाड़ ख़त्म होती, जिसमें किलिंग्स बंद होती, जिसमें खून गिरना हर किसी इंसान का बंद होता, जिसमें मसलों के हल होते इफ़ाम तफ़हीम से, जिससे हिंदू मुस्लिम की गैप कम होती, जिससे आपस में भाईचारा बढ़ता, जिसमें मसलों को समझा जाता, मैं दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझता, वो मेरी प्रॉब्लम्स को समझते। कश्मीर के कितनी मुश्किल समस्याएं हैं, जम्मू के कितने हैं, डोडा के कितने हैं, चाहे वो सिख बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या लादीन बंदा भी हो। तो लेकिन अगर इंसानियत की वो देखे कि इंसानियत कहीं ना कहीं आज भी जम्मू कश्मीर में मर रही है, उसमें कोई इजाफा नहीं है। कोई भी मरे, किसी भी टैग के अंदर उसको नाम दिया जाए, कोई भी वोकेबुलरी इस्तेमाल किया जाए एक इंसान को मारने के लिए या मरने के लिए, वो आज भी उसका खून इस ज़मीन पे गिर रहा है। और इस्लाम में तो कहा गया है कि इंसान का खून की उतनी ही हुर्मत है जितनी पाक काबे की हुर्मत है। तो आपको लगता है कि कश्मीर का नौजवान जो नए कश्मीर में, खास तो बहुत सारे प्रोग्राम में, लाल चौक में आपने देखोगे डिबेट्स हुई बहुत सारी, उसके बाद जो है 15 अगस्त मनाया गया, 26 जनवरी मनाया गया, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ लोग ने ये भी बयानात दिए थे कि अगर 370 हटेगा तो खून की नदियाँ बहेंगी। तो शायद कश्मीर में वो कुछ नहीं हुआ। तो आप क्या देखते हैं कि आगे कश्मीरी सियासत, खास तौर पे जिसमें कि सेपरेटिस्ट जो एक पार्ट था, वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो डाइल्यूट हुआ है? ये देखिए, कुछ डाइल्यूट हो या न हो, जम्मू कश्मीर के नौजवान, चाहे वो जम्मू का हो, सांबा का हो, कठुआ का हो, श्रीनगर का हो, एक बेटर लाइफ चाहता है। लेकिन इसमें ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आप कोई जवान से कुछ भी कहलाइए, जवान रशिया जिंदाबाद कहे, जवान अमेरिका के हक में हो, जवान इंडिया के हक में हो, जवान श्रीलंका के हक में हो, बांग्लादेश के हक में हो, पाकिस्तान के हक में हो, जवान का ये होता है कि जवान होना चाहिए, ऑनेस्ट और कैलिबर के साथ उसको उठना चाहिए, तभी वो अपने कौम को बिल्ड हो रहा है। लेकिन कश्मीर में एक एनालिसिस है लोगों का, जिसको वो काफ़ी एग्री करते हैं लोग, कि यहाँ एक ऑनेस्ट लॉट शायद अभी भी नहीं उभर रहा है, जो सच में ऑनेस्ट बंदे हो, जिनके पास सूझबूझ हो दुनिया की, इंसानियत की, मसलों को समझने की। शायद हमारी जम्मू कश्मीर में आज भी वो ऑनेस्ट लोग नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। ये काफ़ी है, ये परसेप्शन है। और इस परसेप्शन को तब भी तकवीर मिलते हैं क्योंकि जब आप देखेंगे ग्राउंड स्तर पर लोगों में आज भी मायूसी है। जब तक ये मायूसी नहीं दूर होगी, चाहे नया कश्मीर का आप नाम दे दे, पुराना कश्मीर का नाम दे दे या मुस्तकबिल वाले कश्मीर का होगा, जब तक ना इंसानों का खून गिरना बंद होगा, जब तक ना मायूसी ख़त्म होगी, जब तक ना ऑनेस्ट आदमी दफ्तरों में, मसलों के फैसलों में, पॉलिटिक्स में, रिलीजन में, हर किसी जगह गवर्नमेंट में, लोगों में आए, तब तक मैं ये नहीं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर
के मसले हल हो गए और हमारे बरसगीर का ही ये मसला है मेरे हिसाब से, जो आज आपके व्यूअर्स को ठोक के करना पड़ेगा। चाहे वो कश्मीर के इंसान हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या एथियस्ट हो, हम में बरसगीर में ये बड़ी प्रॉब्लम है जिसका जम्मू कश्मीर का भी शिकार है, जिसमें गवर्नमेंट को भी प्रॉब्लम है और हम इंसानों को प्रॉब्लम है कि यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का फुकदान रहा है हर किसी क्वार्टर में। चाहे वो मैं एज अ आम लोग हूँ, आप एज अ आम लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी के मोहतरम अफसर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे नुमाइंदे हैं, हमारे कोई भी है, कोई भी नाम आप दीजिए, हम में इसलिए मसले हल नहीं हो रहे हैं, बड़ी चेंजेस इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन साउथ एशिया बरसगीर में रहा है। उसकी वजह से हम आज भी पिस रहे हैं, हर कोई अपना रोना याद रख रहा है, मैं दूसरों को कितना तकलीफ दे रहा हूँ वो मैं उसके लिए मुबाहिजा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। गवर्नमेंट मेरी कितना काम कम कर रही है या ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। मैं एज अ कॉमन ह्यूमन बीइंग अपने लिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जब तक ना हम बरसगीर में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन को आम करेंगे तब तक वायलेंस का मसला हो, किलिंग का मसला हो, लोगों की मारदार हो, लोगों की करप्शन हो, उसके अलावा एम्बिल्समेंट हो, फ्रॉड हो, वो नहीं रुकने वाली है जब तक ना गवर्नमेंट और लोगों में यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कंसेप्ट। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सेपरेटिज्म की क्या सियासत खत्म हो गई है? वो कॉल्स नहीं दिख रही हैं, जम्मू कश्मीर में बंद हो, कश्मीर में देखा जाता था कि भाई आज हड़ताल है, आज दुकानें बंद होंगी। क्या लोग थक गए हैं कि इस तहरीक को जो लोग चला रहे थे, ख़ासतौर पे जब कहीं पे भी ऐलान होता था कि 2 दिन के लिए भी है प्रोटेस्ट हो रहा है, वो दिख नहीं रहा है। 2019 के बाद शायद एक कॉल मैंने सुनी थी कि एक कॉल हुई थी, उसके बाद कहीं कॉल नहीं हुई। तो क्या लगता है आपको कि क्या माजरा क्या है असल में? क्या लोगों में क्या माजरा है? लोग अब गवर्नेंस की तरफ ज़्यादा जुड़े हैं या गवर्नमेंट की तरफ ज़्यादा जुड़े हैं, या लोग अपने मसलों का हल चाहते हैं, ये तो हम कह नहीं सकते हैं यहाँ घरों में बैठ के। या लोग कहते हैं कुछ हल्के तो जैसे ये तो कश्मीर की आवाज़ नहीं है, दिल्ली में भी कुछ हल्के लिखते रहते हैं। ये मैं तो इंटरनेशनल मीडिया को ज़्यादा कोट नहीं करता हूँ, मैं अगर नेशनल मीडिया की ही बात करूँ, वहाँ लोग कहते हैं कि देश में इस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच कम है। कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में तो ज़्यादा ही कम है, कुछ कहते हैं नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच तो अच्छा है, लोग अब गवर्नेंस की तरफ लगना चाहते हैं। लेकिन इस सब में से मेरे ख्याल से हड़ताल हो ना हो, प्रोटेस्ट हो ना हो, हमने 70 साल से कश्मीर में काफ़ी उलटफेर देखा है हालात का। एक ज़माना होता है कि 4 साल बिल्कुल खामोशी, 5 साल बिल्कुल तबाही, फिर 6 साल थोड़ा तबाही थोड़ी खामोशी, कुछ भी हो हालात। लेकिन चाहे हड़ताल हो ना हो, सेपरेटिस्ट सियासत हो ना हो, मेन स्ट्रीम सियासत हो ना हो, मेरे ख्याल से लार्जर चीज़ तब बदलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कश्मीरी लोगों की तरफ से या किसी भी तरफ से, तब बदलेगी जब मेरे ख्याल से कश्मीर में इंसानों का खून गिरना बंद होगा। तभी हम कहेंगे कि हड़ताल हो ना हो या कोई ना हो, जब तक लोगों का वायलेंस करने की तरफ रुचि खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हम कह सकते हैं कि लार्जर नॉर्मल से आए। आप इंसान को कुछ भी नाम दीजिए, जब तक ना उसका खून गिरना किसी भी बहाने कश्मीर में, जम्मू में, डोडा में, भद्रवा में, चिनाब में, सांबा में, सरहद पे, सरहद के उस पार, सरहद के इस पार, जब तक ना इस रीजन में इंसान का खून सरहद या मेन इलाकों में बंद न हो जाए, तब तक मैं समझूंगा। ये तो कहते हैं लल बिफोर स्टॉर्म होता है, लोग 3 साल खामोशी इख्तियार करते हैं, फिर 4 साल प्रोटेस्ट। आप ये कहना चाहते हैं वॉल्केनो है, कभी भी फट सकता है, हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि यहाँ पे शांति है, यहाँ पे पीस है, ये कभी भी जो है ये हालात बदल सकते हैं। देखिए कश्मीर में ये वॉल्केनो है या लोग अब तरक्की कर तरफ जानते हैं, वो तो मेरा ठेका नहीं है, मैं तो लोगों को एनालिसिस करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी लॉर्जर ये बात है कि जब तक हम लोगों में वो हंसी चेहरे नहीं देखेंगे तब तक तो लोग कहेंगे ही ये वॉल्केनो है। चाहे हम लोगों को कहेंगे कि वहाँ पुल बन गया, वहाँ टनल हो गई, वो चीज़ें बहुत अच्छी है। अगर कहीं टनल बन रही है, दूर इलाके को वो कनेक्ट कर रही है, वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, हम तो उसके हक में। गरीब लोगों को जहाँ 10-10 घंटे लगते थे, अगर उनको 1 ही घंटा लगेगा इससे बेहतर, क्योंकि इंसान तो बना ही है फैसिलिटीज एंजॉय करने के लिए, क्यों नहीं। इंसानों को अगर अलग हॉस्पिटल दिए जाए, बहुत सारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सुधार आए, उसके साथ तो हम है, वो तो होना चाहिए। लेकिन
जो लार्जर लेवल पे लोगों के हंसी चेहरे जब तक हम नहीं देखेंगे, तब तक मुझ जैसा ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लवर करने वाला या मुझ जैसा पीसफुल इंसान ये समझेगा कि जब तक ना मायूस चेहरों को हैप्पीनेस दिखेगी, तब तक गवर्नमेंट के दावों में उतना असर नहीं दिखेगा। आप देखिए आज इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स अभी भी काफी पुअर है। मैं खाली जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, ये खुद नेशनल इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है कि इंडिया का ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स काफी कमजोर है। जब तक ना आप जम्मू कश्मीर में रियल हैप्पीनेस लोगों के चेहरे पे देखेंगे, किसी गम के बगैर, किसी बंदूक के डर के बगैर, किसी सरकार के डर के बगैर या किसी गैर सरकारी इदारे के डर के बगैर, चाहे सरकार की तरफ से डर हो या गैर सरकारी इदारों की तरफ से, तंजीमों की तरफ से, जब तक ना लोग खुशी से अपना ओपिनियन दे पाए और ये कहें कि हमारी जिंदगी तो वैसे ही है जैसे यूरोप में एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, वो शायद आज जम्मू कश्मीर या हमारे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश में कहीं भी नहीं। आपको लगता है कि आने वाले जिस तरह सरकार चल रही है, जो पॉलिसीज कश्मीर में अडॉप्ट हो रही हैं, आपको लगता है कि इससे इम्प्रूवमेंट होगी? खासतौर पे जो पिछले 4-5 सालों से देखा गया है कि आप किक बॉक्सर देखिए, उसमें भी कश्मीरी बच्चा जो है वो शाइन कर रहा है, बाहर में जो है हिंदुस्तान का जो है वो फ्लैग लेके जो है वहाँ पे इनॉग्रेट कर रहा है पूरे सेरेमनी को। तो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में वो जगह है, वो कलेजा है जिसमें कि कश्मीरी नौजवान अपने आप को सेफ समझता है? जैसे अभी जो है यहाँ पे जो वाटर स्पोर्ट्स में एक लड़की है, वो जो है यहाँ पे अभी सुर्खियां बटोर रही है न्यूज़ की। उसके अलावा वकार खान है जो बहुत अच्छे संगीतकार हैं पहाड़ी, वो जो है दुबई में होके आ गए, रिप्रेजेंट किया उन्होंने इंडिया को। तो आपको लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉजिटिव है, जिस तरह आपने कहा कि हैप्पीनेस इंडेक्स की जो आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मायूसी है आज भी कश्मीरी नौजवान के दिल में? आपको लगता है कि इससे जो है इम्प्रूवमेंट होगी, इससे जो है कश्मीर का नौजवान अपने आप को मोर इंडियन समझेगा एज कम्पेयर टू पहले? देखिए, ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मेरे ख्याल से एक चीज़ गलत जा रहा है कि आप आर्टिकल एब्रोगेशन से पहले भी अगर आप जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर उठाए, जब आर्टिकल को यहाँ हटाया गया, उससे पहले भी आपको ढेर सारी जम्मू कश्मीर के बंदों की सक्सेस स्टोरी सुनने को मिलेगी। ये मैं यहाँ पे पूरा इख्तिलाफ राय के साथ कहूँगा, ये प्रोपेगेंडा है किसी भी हल्के का कि यहाँ सक्सेस 2 साल से स्टार्ट हुई। आपको अनगिनत स्टोरियाँ मिलेगी जहाँ कश्मीरी लड़के लड़कियाँ पायलट्स गए, स्पोर्ट्स गए, विंटर स्पोर्ट्स में झंडा उखाड़ा, अपना नाम ऊंचा किया, अपनी सोसाइटी का, अपनी कंट्री का नाम ऊंचा किया। ये चीज़ें आर्टिकल उठाने से पहले भी हो रही थी। ये कहना है कि 2 साल में कोई अलादीन का चिराग हो गया, वो बात तो इवन नेशनल मीडिया की न्यूज़ रिपोर्ट्स अगर आप गूगल के आर्काइव से निकालिए, वो बात भी इस चीज़ को जुटलाती है। तो कश्मीर का, जम्मू का, सांबा का या श्रीनगर का नौजवान आर्टिकल हटने से ये कहेंगे कि हमने उसको शाइन करवाया, ये बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात है, वो तब भी शाइन कर रहा था। मेरा मतलब है कि जैसे वो कॉस्मेटिक मेजर्स हम बनाते हैं किसी को, आइकन जी ये जी स्नो का चैंपियन है, ये जी चेस का चैंपियन है, इन चीज़ों से कॉस्मेटिक मेजर्स होते हैं। इन चीज़ों से हमें सोसाइटी में लार्जर पीस नहीं मिलेगा। हमें तब सोसाइटी में आप और मेरी ख्वाहिश क्या है, गवर्नमेंट की ख्वाहिश क्या है, तंजीमों की ख्वाहिश क्या है, हर किसी इंसान की एट द एंड ऑफ द डे कश्मीर मसला भी इसीलिए उठा है कि लार्जर एंड पे पीस और प्रॉस्पेरिटी हो। अगर जंग भी होती है दुनिया में, वो कहते हैं, लोग शायद समझते हैं कि इसलिए जंग हुई कि पीस और प्रॉस्पेरिटी उनके हिसाब से नहीं चल रही है। पीस और प्रॉस्पेरिटी का ये मकसद होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि कॉस्मेटिक मेजर्स किसी हद तक मदद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सुनो और क्रिकेट का चैंपियन एक बन सकता है। उमरान मलिक अगर, या उमर मलिक क्या नाम है जम्मू का, वो हर कोई जम्मू का बंदा वो नहीं बन सकता है, या हर कोई जम्मू का लड़का आईपीएल में नहीं जा सकता है, हर कोई कश्मीरी बंदा उदित नारायण या सिंगर नहीं बन सकता है, हर कोई कश्मीरी बंदा एक बड़ा रिलीजियस स्कॉलर नहीं बन सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा अगर आप रियली चाहते हैं प्रॉस्पेरिटी आए और ये आए? ये तो मैं कहता हूँ ये ऑल ओवर साउथ एशिया के लिए भी ट्रू है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी ट्रू है कि लार्जर लेवल पे ये समझे, हर कोई लड़का अपने आप को भागीदार समझे तरक्की का, प्रॉस्पेरिटी का। वो ये ना समझे कि अगर ये चला तो खाली इसी की सेंध चलनी पड़ेगी। अगर आपको उमरान मलिक या कोई भी हो, आजकल आप न्यूज़ में चलाते हो एक्टर्स एक्ट्रेसेस को, लेकिन आपको पूरे यूथ को, आपको उस यूथ के लिए भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जो 30% मार्क्स लेता है। आपको उस यूथ के लिए भी पॉलिसी पड़ेगी जो मायूस है। आपको यूथ को कलेक्टिव मैकेनिज्म से चलाना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर हो, वेस्ट बंगाल हो, गुजरात हो, कोई भी हो साउथ एशिया का या कंट्री का। नहीं, आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जो है इस वर्ग के ऊपर काम नहीं हो रहा है, जो वर्ग आप अपने आप को कहीं ना कहीं जो है डिसोशिएट करता है मेन स्ट्रीम से?
कहीं ना कहीं वो जो है मेन स्ट्रीम को नहीं मानता। एक सेकंड, आपका एक और एक्सेलेंट क्वेश्चन है। मेरा ये जाती ख्याल है कि जम्मू कश्मीर में अभी बड़े वर्ग के यूथ के लिए पॉलिसीज नहीं बन रही है, और जम्मू कश्मीर के मसले का यही हाल है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से क्या होता है कि लोग कितनी ही तलक बात कहे वो सामने आती है और वायलेंस चुनने के मार्ग कम होते हैं। जम्मू कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दायरा, कुछ वॉइसेस अब उठती है जी इनको कुछ लो, इनको ये करो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद करो, उन चीज़ों से इस मसले को कैंसर से नासूर बन जाएगा। आपको जम्मू कश्मीर में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देर ना आए, आप देखना है, इंश्योर करना पड़ेगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इंश्योर जब आप करेंगे तभी आप डिसअफेक्टेड यूथ को चलेंगे। अगर आप देखेंगे स्टैटिक्स इस बात का गवाह है, यहाँ का खून खराबा, चाहे मैंने कहा किसी भी टाइप के अंदर इंसान मरे, यहाँ की तबाही के स्टैटिक्स खासे चेंज नहीं हुए। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, खासतौर पर कश्मीर के बच्चे, जिन्होंने शायद अगर पाकिस्तान के खिलाफ बोला या किसी भी मुल्क के खिलाफ जब बोलना शुरू किया, शायद कुछ लोग सच भी बोल रहे थे, उनकी आवाज़ को खामोश कर दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है भी तो उसमें भी जो है मतलब उसको एक्सप्रेस करने का जो काम है वो तो उसी नागरिक का है जो यहाँ का, जैसे कश्मीर की सिविल सोसाइटी, श्रीनगर की सिविल सोसाइटी, कभी कभी वो खामोश भी रहते हैं। जैसे पंडितों का अभी आज भी जो है एक पंडित का जो है वो उसको शहीद कर दिया गया है। तो आप मुझे बताएं कि इस तरीके से आपको नहीं लगता है कि जो बंदा बोलना चाहता है उसकी आवाज को भी खामोश कर दिया जाता है, और दोनों तरफ से जो है वो चाहते हैं कि भाई वो हमारी आवाज से आवाज मिला। कुरान में ये बाज़ाब्ता तौर लिखा गया है और इसको यूनाइटेड नेशन ने कुरान के इस कोड को लिया भी है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि एक इनोसेंट इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और कुरान की इस बात को कोई नहीं बदल सकता है। वो चाहे मेरा भाई इनोसेंट कत्ल करे या मेरा किसी बंदा इनोसेंट मारा जाए, चाहे वो स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर की तरफ से मारा जाए, कुरान उसमें वाज़ेह है कि एक इनोसेंट इंसान का कत्ल पूरा इंसानियत का कत्ल है। तो उसको कश्मीर में कभी भी लोग पसंद नहीं करते हैं। जब भी इनोसेंट खून गिरता है किसी भी साइड से, लोग रोते हैं, अपने घरों में मायूस होते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आपके इस जीनियस क्वेश्चन का एक जवाब रविंद्रनाथ टैगोर की फिलॉसफी में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये कहा था कि उनके साथ एक शायद डेलीगेशन आई थी रविंद्रनाथ टैगोर के जीनियस ऑफ इंडिया में उनको समझता हूं। कहीं तो कहते हैं कि शायद इंडिया ने 200 साल में टैगोर जैसा दिमाग नहीं दिया। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि मसलों का हल इससे निकलेगा, आपका नेशनलिज्म ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को 100 रुपए देकर ये कह रहे हैं कि भारत माता की जय का नारा दीजिए, ये 200 रुपए लीजिए, 300 रुपए लीजिए, जो आज तक हो रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कोई भी कंट्री हो दुनिया की, चाहे वो भारत हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनका कहने का मतलब इस प्रकार था कि आपका नेशनलिज्म ऐसा होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे विदाउट फोर्स, कि वो लव करते हैं अपने लैंड को, अपने कंट्री को, वो इंस्पायरेशनल होना चाहिए। वो किसी रुपए या धन की दबा, आप किसी को घन की पट्टी पर ये कहे कि आप नेशनलिज्म का ये उसका रिवॉल्वर उसके दिमाग पे करे। जब तक ना कंट्रीज इंस्पायर करेंगे तब तक, चाहे वायलेंस हो, कोई भी आप कहें नाम दे, मिलिटेंसी नाम दे, उसको वायलेंस नाम दे या डैमेजिंग एक्टिविटीज नाम दे, जब तक ना आपका नेशनलिज्म लोगों को वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दे और इंस्पायर कर पाए, तब तक मसलों का हल नहीं निकलेगा। आज शायद टैगोर की इस बात की ज्यादा जरूरत है जितनी डिसअफेक्शन बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि शायद मैं सोचता हूँ 1000 बार कहूँ, लेकिन कहूंगा क्योंकि आपका माध्यम बड़ा इंटेलेक्चुअल है। ये आप देखिए बुलडोजर कैसे एक कम्युनिटी के खिलाफ करना है। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि मुसलमान अगर कश्मीर में या दिल्ली में या कहीं भी या बांग्लादेश या पाकिस्तान में इलीगल दुकानें उसकी है तो उसको गिराइए, उसकी वहाँ की हुकूमत गिराए। मैं कभी भी इलीगल स्ट्रक्चर्स के हक में नहीं हूँ, चाहे वो जम्मू में हो, लाहौर में हो, दिल्ली में हो, किसी भी रीजन की हो। लेकिन अगर आज देश में आप देखेंगे या कहीं भी देखेंगे दुनिया में कि इतनी सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनी है आज के, इवन ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने कई दिन पहले एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट, एज ए जर्नलिस्ट इंटरव्यू किया था एक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता को। उन्होंने साफ, हालांकि वो तो अदर कम्युनिटी का उनका रिलीजन है, उन्होंने तो साफ कहा था कि ये एंटी मुस्लिम बुलडोजर बन चुका है। आज अगर आप ये पोलराइजेशन की गंदी सियासत खेलेंगे, जहां मुस्लिम की अनऑथराइज्ड कॉलोनी खराब है, वहां हिंदू की अनऑथराइज्ड कॉलोनी अच्छी नहीं हो सकती है। आप मैं नहीं कहता हूं कि मुस्लिम की इलीगल शॉप को आप फूल की महिलाएं बने, उसको भी आप दूसरी तरफ से ये भी तो देखिए, यूपी में जो है पहले मंदिरों से लाउड स्पीकर उतारे गए, उसके बाद खुद ब खुद जो है मुसलमानों ने भी जो है लाउड स्पीकर उतारे। तो इट मीन्स आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये तर्क देना गलत है,
क्योंकि जो मेरा सवाल है आपसे कि अनऑथराइज कॉलोनी जो है, शायद जम्मू कश्मीर का जो रोशनी प्लान है, रोशनी एक्ट अगर आप पढ़ेगी, जिसका कि बहुत बड़ा घोटाला निकला है, उसके ऊपर अभी भी जो कोई उतनी ज्यादा काम नहीं किया गवर्नमेंट ने, तो आपको लगता नहीं है कि अगर रोशनी एक्ट के ऊपर भी काम हो जम्मू कश्मीर में तो बहुत सारी, क्योंकि उसमें 60% जो कॉलोनीज हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी कम्युनिटी की हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ढिलाई कर रही है हर चीज में? और दूसरी जो सियासत है, इसमें सियासत भी इन्वॉल्व होती है। देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा। जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह मेरे भाई की भी अगर कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है, उसको गिराया जाता है, तो मुझे कोई दुख नहीं होता है। हम सरकार की उस एप्रिशिएशन को अप्रिशिएट करते हैं। मेरे भाई का अगर लाल चौक में कहीं शॉप है तो उसने रोड पे अपनी गाड़ी रखी है, वो तो इस्लाम के हिसाब से गलत बात है। उसमें अगर उसको जुर्माना होता है तो मैं उसकी सिफारिश करने वाला नहीं हूँ। अगर मेरी गाड़ी यहाँ लाल चौक में लगती है बीच रोड पे इस्लाम के हिसाब से, तो वो मेरा गैर कानूनी मजहब काम है और मैं अपने मजहब से भी खारिज होता हूँ इंसानों को तकलीफ देने में। वो दिल्ली का मुसलमान हो, कश्मीर का मुसलमान हो, उसको ये समझना पड़ेगा कि तकलीफ देना है। लेकिन ये खाली ये कहना कि इसको भी रिलीजन कम्युनल एंगल से देखना, ये चीजें बिगाड़ देती है मसले को। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूंगा कि कश्मीर में उलमाज ने बराबर 10 साल से एक कैंपेन चलाई है फेसबुक पे कि आप मस्जिदों में लाउड स्पीकर मत रखिए अजान के सिवा, और ढेर सारी मस्जिदों में उस पर सक्सेसफुली ये नहीं कि दोस्त आप उसका एक इंडिपेंडेंट सर्वे भी यहाँ करवा सकते हैं, आपका इतना एस्टीम्ड मीडिया है कि 10 साल से कश्मीर के उलमा इसके पीछे लगे हैं और लगभग 70 to 80% कश्मीर के उलमाओं ने खुद काम किया है कि लाउड स्पीकर खाली अजान के वक्त डालिए। और ये कश्मीर में पहले से ही हो रहा है और कहीं इसकी तो सोशल मीडिया गवाह है कि कश्मीर के उलमाओं ने और कश्मीर के सिविल सोसाइटी ने खुद कितनी मुस्लिम्स ने कॉल दी कि इस लाउड स्पीकर को हटाइए, ये न्यूसेंस है लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए, इवन जहां 100% मुस्लिम रहते हैं माइनॉरिटी। ये बहुत बड़ा बयान आप दे रहे हैं। हाँ, ये मैं बहुत बयान ये मैं कह रहा हूँ, ये डंके की चोट पे अगर आप कश्मीर का फेसबुक निकालेंगे तो आपको ये 10 साल पहले आर्काइव में भी मिलेगा कि हजारों कश्मीरी मुस्लिम्स ने ये कहा है और स्कॉलर्स ने कहा है कि लाउड स्पीकर की 100% मुस्लिम वाले इलाके में भी कोई जगह नहीं है। पेशेंट्स होते हैं घरों में, वो होते हैं। हमारी मस्जिद है खुद यहाँ पे लगभग 4-5 साल से लाउड स्पीकर खाली अजान के वक्त चलता है। तो इसको अगर आप कम्युनल रंग देंगे, ये जी वो है ये है, इसको भी अपनी गंदी सियासत के लिए, तो उससे तो नुकसान हर आप ये कहना चाहते हैं कि केंद्र में खास तौर पे दिल्ली की सरकार में जो भी एक्टिविटीज, वो यूपी में हो, केरल में हो, वो हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कम्युनल एक्टिविटी, उसमें जैसे आपने बुर्का वाला जो वो क्रिएट हुआ था, तो वो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कश्मीर की कम्युनिटी पे पड़ता है। ये एग्जैक्टली अगर कहीं ना कहीं आजकल तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, आज तो वो वक्त नहीं रहा कि 10 दिन तक न्यूज़ पहुंचे। आप देखेंगे जब जो गवर्नमेंट संभाले हुए है, चाहे कोई भी हो, उसका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। मैं कहीं आज नेशनल मीडिया में ही न्यूज़ सुन रहा था कि बिहार के किसी एमएलए ने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को रावण की तरह जलाइए। इस नॉनसेंस से तो आप एलिनेशन बढ़ाएंगे, इस नॉनसेंस से तो आप एंगर बढ़ाएंगे। रमीज जी, आपको नहीं ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को बुरा भला कहने से जो है उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है? शायद वो इसी बात को देखिए, चाहे कोई पॉलिटिशियन हिंदू की बुराई करे, उसका ओवैसी के साथ ताल्लुक हो उस पॉलिटिशियन का, या बीजेपी के वाले मुस्लिम्स की बुराई करे, इन चीजों से नफरत बढ़ती है, इन चीजों से मसले हल नहीं। मैं नहीं ये किसी इंडिया के मुस्लिम पॉलिटिशियन को अप्रिशिएट करूंगा वो हिंदू के खिलाफ जहर बोलेगा, नहीं, उसकी भी उतनी ही निंदा होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि जब पोजीशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी से कोई ये बात करता है, एमएलए जिसको 20,000, 30,000 या 2 लाख 3 लाख वोटों से चुना गया है, तो उस चीज का जहर काफी हद तक फैलता है और फैलाया जाता है। उस चीजों से पोलराइजेशन बढ़ती है, उस चीजों से नफरत बढ़ती है। मेरा ये मानना है कि जिनको रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किसी पोस्ट पे कहा गया है, वो फिर एक कम्युनिटी को ऐसा कहे, चाहे मुस्लिम हिंदू को कहे या हिंदू मुस्लिम के करे, इसी चीजों से पोलराइजेशन बढ़ती है। इस चीजों को गवर्नमेंट को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा कि अगर उनके रेस्पॉन्सिबिलिटी वाले बंदे कभी ना कभी किसी कम्युनिटी को टारगेट करके ये बयान देते हैं, तो इसको लगभग एंटी नेशनल एक्ट लगना चाहिए मेरे खिलाफ से। क्योंकि ये जितनी तबाही करता है, इस तबाही का आप पैमाना नहीं कर सकते, क्योंकि हर किसी का फिर लिटरेट माइंड नहीं होता है समझने के लिए, रिएक्शनरी माइंड होता है। और रिएक्शनरी माइंड जब आता है उधर से भी इधर से भी वो सोसाइटी को तख्ते तहराज करता है। हमने 47 के पार्टीशन के वक्त देखा कि उधर से भी इधर से भी रिएक्शन जब हुई, कम्युनिटीज तबाह हुई हर से। बिल्कुल। आपने जब आखिर में बताया जम्मू कश्मीर के बारे में, खासतौर पर कश्मीर पर्टिकुलर में, क्या लगता है आपको क्या होगा आगे? इलेक्शन, जिनको डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट भी आ गई, सीटें भी बनाई गई,
प्रॉपर तरीके से जो है हर चीज़ जो है की गई। उसके बाद एसटी को भी जो है बाज़ाब्ता सीटें दी गई हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन होने के बाद कुछ बदलेगा? देखिए, अगर इलेक्शन हुए, मैंने तो आज तक वोट नहीं डाला, ये मैं श्योर नहीं हूं कि आगे मैं डालूंगा नहीं डालूंगा, आज तक नहीं डाला। लेकिन जब हम लोगों से बात करते हैं इलेक्शन की, लोकल गवर्नमेंट की, यहाँ लोगों को जरूरत लगती है। खैर, कुछ प्रोपेगेंडा चलता है जी, वो तो कुछ सिलेक्टेड बंदे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप डीपली देखें, लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, लोकल गवर्नमेंट की उनको जरूरत है। अगर मुझे आप कहेंगे कि ऑनेस्ट, मैं तो बातों का किसी का एजेंट नहीं हूं, खुदा ना खास्ता अपनी दिल की और जमीर की बात करता हूं। आज तक किसी से न रुपए लिया है न रुपए दिया है, अपनी जमीर की बात करता हूं। अगर आप लोगों का पल्स देखें तो उसमें तो ये मानना पड़ेगा कि पीएचडी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती है, मुझे तो उनके साथ कोई सिंपैथी नहीं है। उन लोगों ने भी खूब कश्मीर को अपने वक्त लूटा और कश्मीर के आज के बहुत सारे मसाइल उनकी वजह से हैं। लेकिन आजकल ये दिख रहा है कि उनकी एडवांटेज तो है, रेलेवेंस है, उनकी रेलेवेंस है। और अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, बीजेपी से ज्यादा सीटें निकालेंगे ये, क्योंकि अगर आप लोगों से बात करेंगे कि कश्मीर में तो बीजेपी का काफी मिजरेबली पुअर चांस दिखता है। ये एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट आप नहीं, क्या आप समझते हैं इस बात को? क्योंकि मुफ्ती साहब ने जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जोड़ा था, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर मैं नहीं जोड़ता तो शायद जम्मू में कत्लो गारत होती। ये उनका बयान है। तो आपको लगता है कि अगर पीएजीडी ने इलेक्शन जीता, पावर में आई, सरकार बनाई, तो वो जो है उस सरकार को चला पाएंगे? देखिए, मुफ्ती सईद का विजन तो थोड़ा उनका तो वाजपेयी वाली बीजेपी के साथ ज्यादा पता अच्छा दिखता था। अब मोदी साहब की बीजेपी के साथ वो किस हद तक जाएगी, आज बीजेडी मैं कह नहीं सकता हूं। लेकिन फिलहाल तो शायद पीएजीडी जब तक इलेक्शन होगा, मेरे ख्याल से एंटी बीजेपी सियासत खूब करेगी। ये मेरा अपना जाती नजरिया है कि उमर साहब और मैं बहुत भी आजकल उनके कुछ वीडियोस भी दिखते हैं जिसमें वो है। लेकिन एक चीज मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो एनसी और पीडीपी का बीजेपी से ज्यादा एडवांटेज है। ये तो हमें मानना पड़ेगा एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट में। मैं ये किसी के सपोर्टर बन के बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा मुझे उनके खिलाफ अपनी ग्रीवेंसेस है। तो जो अल्ताफ बुखारी सजाद लोन का सेगमेंट है जो नॉर्थ और सेंटर कश्मीर में, वो कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो है थोड़ा थोड़ा दबदबा है उनका, वो कुछ सीटें निकाल लेंगे। आपको लगता है कि वो जो दो पार्टी देखिए, वो तो होती ही रहती है। जम्मू में भी ऐसा ही कोई पैंथर्स पार्टी ने एक जमाने में अपना रोल दिखाया था, या जम्मू में भी कल कोई जम्मू के नाम पे सियासत करके कुछ सीटें निकाल सकती है। लेकिन लार्जर रियलिटी आज ये समझनी पड़ेगी हमें कि जम्मू में बीजेपी का काफी अपर हैंड है जम्मू रीजन में, और कश्मीर रीजन में पीएचडी का काफी अपर हैंड है। इन लार्जर रियलिटीज को छोटी छोटी चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन इन लार्जर रियलिटीज में ये मेजर चेंज मेरे हिसाब से कोई नहीं हो सकती। कश्मीर वैली में पीएचडी का अपर हैंड रहेगा, जम्मू रीजन में बीजेपी का अपर हैंड रहेगा। ये तो सीधी सी बात है। और एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं कह रहा हूं कि अगर कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो बीजेपी विल बी अ लीडर इन जम्मू रीजन, एंड फ्रॉम कश्मीर एनसी एंड पीडीपी विल बी हैविंग द मेजर वोट्स। आपको लगता है कि मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ही ज्यादा ये नारे दे रही कि 370 वापस आएगा? आपको लगता है? क्योंकि इंदिरा शेख अकॉर्ड जब हुआ तब कहा कि नहीं जनाब राजशुमारी होगी, अब जो है हम वापस जो है स्टेटस को लाएंगे। आपको लगता है कि 5 अगस्त को जो फैसला हुआ है वो रिवर्स हो सकता है? मेरे ख्याल से 5 अगस्त को क्या फैसला हुआ या अगले 2023 या 24 में बीजेपी क्या चेंजेस करेगी, मेरा ये जाती राय रहा है। ये मैंने नेशनल मीडिया में भी एक जमाने में कहा था अपने इंटरव्यूज में कि कश्मीर में लास्टिंग पीस, ये मेरी जाती राय हो सकती है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। जो मैं एनालिस्ट, अगर मैं कभी किताब भी लिखूंगा जम्मू कश्मीर के मसलों पे, तो मेरा ये मानना है कि कश्मीर में, जम्मू में कंप्लीट 100% पीस एंड प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब दिल्ली और इस्लामाबाद या तो कोई फाइनल वॉर या फाइनल डायलॉग करे। ये मैं चाहता हूं कि आप बैनर हेडलाइन लगाएं मेरी तरफ से कि जम्मू कश्मीर में मेरे हिसाब से जो बंदा अमन चाहता है, खून गिरना हर किसी का बंद चाहता है, मैंने ये कब कहा है कि जम्मू कश्मीर में लास्टिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी या तो इंडिया पाकिस्तान का कोई फाइनल वॉर या फाइनल डायलॉग ला सकता है। उसके बनस्बत यहाँ पे उल्टी पुल्टी, कभी वॉल्केनिक सिचुएशन रहेगी, कभी हाफ नॉर्मल सी रहेगी, कभी सेमी नॉर्मल सी रहेगी। कंप्लीट पीस दिल्ली और इस्लामाबाद में जब तक ना कोई फाइनल फैसला हो, तब तक मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर की 100% पीस और प्रॉस्पेरिटी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारे साथ थे रमीज मखदूमी जी, जिनने बिल्कुल संक्षेप में ये बात कही कि जब तक इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके ऊपर बातचीत न करें, तब तक जो है जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर कश्मीर पर्टिकुलर में अमन जो है उसकी आशा कहीं पे भी नज़र नहीं आएगी। तो आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे।